हेलो एवरीवन, एचपी स्टडीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले जो कंडक्टर का एग्जाम है दिसंबर में जो होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिलेबस को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्ट द लेक्चर आई हैव सम इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर यू, दैट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। द हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2023 का बैच हमारे पास है। बैच नंबर 4 ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 13 अक्टूबर 2023 से। 70% ऑफ के साथ ये 2700 रुपये में, मात्र 2700 रुपये में आपको मिलेगा। अवेल करने के लिए यू कैन डाउनलोड द निम्बस कैरियर ऐप एंड कॉल ऑन दिस नंबर फॉर एनी फर्दर क्वेरी। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, अवेल कीजिए। उसके साथ साथ हम देखेंगे तो यस, जैसा कि आपको पता ही है कि असिस्टेंट मैनेजर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो है आपका एचपीसीबी, उसके जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उसकी जो यू कैन से अनाउंसमेंट जो है एग्जाम की वो हो चुकी है। तो उसके लिए हमारी एचपी स्टडीज ने इंट्रोड्यूस की हुई है एक एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टोटल टेस्ट देखने को मिलेंगे मात्र 500 में। और यस, अगर आप लोगों को यहाँ पे 10 टेस्ट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश जीके के भी नोट्स चाहिए तो ये आपको मिलेंगे मात्र 799 में, जो कि स्टार्ट हो चुका है 27 अक्टूबर 2023 से। और आपका एग्जाम होने से पहले हम लोग यहाँ पे आपको 10 टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। क्वालिटी टेस्ट है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह की आपकी तैयारी है और किस तरह की अप्रोच जो है आपको रखनी चाहिए। उसके लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और डाउनलोड द निम्बस करियर ऐप। स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है, देन वी हैव सम इंपॉर्टेंट पेड ऑनलाइन बैचेस आल्सो, जैसे अलाइड हो गया, एनटी हो गया, उसके साथ एचपीएसआई, वेरियस कोर्सेज जो है एचपी स्टडीज आप लोगों के लिए लेके आया है। और ये कोर्सेज जो है बहुत ही क्वालिटी कंटेंट जो है आपको इन सभी कोर्सेज में देखने को मिलेगा। और विद डिस्काउंटेड जो है आपकी स्क्रीन पे ये अलग अलग प्राइजेस जो है इनके आपको देखने को मिलेंगे। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए यू कैन अवेल द बैच। एंड बैच को लेने के लिए आपको निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करना है या फिर दिए हुए इस नंबर पे यू कैन ऑल्सो कॉल किसी भी क्वेरी के लिए। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये नोटिस आया हुआ है कंडक्टर एचआरटीसी का एग्जामिनेशन जो है स्टूडेंट्स, और ये बोला गया है दैट ये एग्जाम जो है आपका बहुत जल्द जो है होने वाला है। 360 पोस्ट जो है इसके लिए आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए इन्होंने सिलेबस यहाँ पे जारी किया था। 100 क्वेश्चन तो थे उसमें, इन्होंने बताया था, और सिलेबस इन्होंने जारी किया था जिसमें अलग अलग सेक्शंस जो है आज आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो ये सेक्शन नंबर 7 है जिसमें आपको मिला है नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, उसमें सबसे पहला सेक्शन है जीपीएस का। आज के जो एमसीक्यूज हमारे रहेंगे वो जीपीएस से ही हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है रिलेटेड टू द जीपीएस वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इनको जरूर देखिएगा, ठीक है जी। 50 क्वेश्चन जो है मैं आज आपके सामने ये लेके आया हूं। देन उसके बाद फर्दर जो सेशन हमारे होंगे उन फर्दर सेशंस में हम जो ये रिमेनिंग पोर्शन होगा उसकी भी यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, दैट जीपीएस मींस, जीपीएस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए द ग्लोबल प्रोजेक्टिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी द ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी द ग्लोबल पार्सिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो जो मैप मेकर्स होते हैं, दे यूज द जीपीएस टू वेरीफाई द, जो मानचित्र निर्माता होता है वो जीपीएस का यूज किसके लिए करता है। बाउंड्रीज के लिए, रोड्स के लिए, टाउन्स के लिए, या फिर प्लेसेस के लिए। तो रिमेंबर दिस पॉइंट्स फ्रेंड्स, जो मैप मेकर्स होते हैं वो जीपीएस को यूज करते हैं यहाँ पे बाउंड्रीज शो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दैट एयरप्लेन एंड बोट पायलट यूज द जीपीएस फॉर, ये किसके लिए यूज करते हैं। हवाई जहाज और नाव के पायलट जीपीएस का उपयोग किस लिए करते हैं। मैपिंग के लिए, द लिमिट सेटिंग इन एयर और वाटर, नेविगेशन, या फिर बियरिंग के लिए। मैपिंग के लिए या हवा या पानी में जो सीमा सेटिंग होती है उसके लिए, नेविगेशन के लिए, या फिर बियरिंग के लिए, आप यहाँ पे जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेविगेशन। ऑब्वियस सी बात है, नेविगेशन के लिए जीपीएस यूज किया जाता है एयरप्लेन और बोट्स पायलट के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो जीपीएस को इन्वेंट कब किया गया था, तो जीपीएस वाज इन्वेंटेड स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए इज द 1970, 1980, 1990 और 1960s। तो ध्यान दीजिएगा दैट जीपीएस जो है इसको इन्वेंट किया गया था 1970 में। राइट आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1970। मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जो है वो अवेल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट इज जो स्मॉलेस्ट जीपीएस यूनिट इज 1, यानी कि सबसे छोटी जीपीएस इकाई कौन सी है, तो यू कैन से तो इन कार्स और यू कैन वियर ऑन द रिस्ट, इन द एयरप्लेन और इन द बोट्स। यानी कि जीपीएस जो है सबसे छोटा जीपीएस यूनिट जो है आप कहाँ पे यू कैन से वियर कर सकते हैं, तो कार में देखने को मिलता है, या फिर आप कलाई पर पहन सकते हैं, या फिर एयरप्लेन्स में, या फिर बोट्स में। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो सबसे छोटा जीपीएस सिस्टम जो आप पहन सकते हैं वो है आपकी रिस्ट के ऊपर जो स्मार्ट वॉचेज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, जीपीएस as normally available to the civilian users provided a nominal fixed accuracy of, यानी कि जो आम नागरिक के लिए जीपीएस यूज होता है उसमें नॉमिनल फिक्स एक्यूरेसी कितनी होती है, तो 100 मीटर्स विद सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी अनेबल्स 30 मीटर 50 मीटर या फिर 30 मीटर 50 फीट या फिर 30 फीट। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो आम जनता होती है, आम नागरिक होते हैं, उनके लिए जो नॉमिनल फिक्स एक्यूरेसी होती है जीपीएस की वो होती है 100 मीटर्स विद सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी अनेबल्स, यानी कि चयनात्मक उपलब्धता होती है। भाई ऐसा नहीं है हर एरिया जो है आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी होगी। 100 मीटर्स तक जो है ये नॉमिनल फिक्स एक्यूरेसी जो है वो दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जीपीएस रिक्वायर्स द यूज ऑफ, जीपीएस के लिए क्या चाहिए, 3 सैटेलाइट फॉर एन अर्थ सरफेस फिक्स, 4 सैटेलाइट फॉर अ 3D फिक्स, बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली ए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जीपीएस के लिए हम लोगों को अगर चाहिए होगा तो यस बोथ ए एंड बी, यानी कि हम लोगों को 3 सैटेलाइट्स भी चाहिए होते हैं अर्थ सरफेस के फिक्स के लिए, और 4 सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं 3D फिक्स के लिए एक्चुअली। ठीक है, अगर आपको अर्थ सरफेस 2D में लेना है तो उसके लिए 3, और वैसे आपको 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। तो ध्यान दीजिएगा दैट क्वेश्चन नंबर 8, द जीपीएस कीप्स टाइम, रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट जीपीएस समय रखता है कैसे, विद एटॉमिक क्लॉक इन ईच सैटेलाइट, विद एटॉमिक क्लॉक इन ईच रिसीवर्स, बोथ ए एंड बी, या फिर डी ऑप्शंस ओनली सी। रिमेंबर जीपीएस जो है अपना समय कैसे रखता है, तो ध्यान दीजिएगा एटॉमिक क्लॉक होती है भाई सैटेलाइट में, उसके थ्रू जो है जीपीएस कीप्स द टाइम, जीपीएस समय रखता है प्रत्येक उपग्रह में परमाणु घड़ियों के साथ। उपग्रह यानी कि यहाँ पे सैटेलाइट, यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात यहाँ पे हो रही है ना, तो विद एटॉमिक, तो ध्यान दीजिएगा एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं जीपीएस में भी जो समय को देखती हैं, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये डीजीपीएस क्या है, डीजीपीएस, डीजीपीएस की बात करें तो ऑप्शन ए, अ मींस फॉर यूजिंग जीपीएस इन योर पर्सनल कंप्यूटर, or USGC program to use GPS to provide improved position accuracy, or a scheme to provide GPS data in the digital format, या फिर ऑप्शन डी इज द नन ऑफ दीज। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो DGPS है इट इज नथिंग बट ये एक इंप्रूव्ड पोजीशन एक्यूरेसी है, यानी कि इसी का फर्दर मॉडिफाइड वर्जन, जीपीएस का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसको बोलते हैं DGPS। ठीक है जी, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यस USGC प्रोग्राम है ये, टू यूज द जीपीएस टू प्रोवाइड द इंप्रूव्ड पोजीशन एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, द चार्ट डेटम यूज्ड बाय अ जीपीएस नेविगेशन सेट, यानी कि जीपीएस नेविगेशन सेट के द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो चार्ट डेटम होता है वो क्या होता है, तो इज ऑलवेज WGS84, इज ऑलवेज द सेम, और मस्ट बी द सेम एज फॉर द चार्ट बीइंग यूज्ड, या फिर नन ऑफ दीज। वो हमेशा WGS84 होता है, हमेशा एक ही है, और उपयोग किए जा रहे चार्ट के समान ही होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, जो चार्ट डेटम होता है जीपीएस के द्वारा जिसे यूज किया जाता है, इट मस्ट बी द सेम एज फॉर द चार्ट बीइंग यूज्ड, यानी कि जो चार्ट यूज किया जा रहा है सेम वैसा ही होना चाहिए जीपीएस नेविगेशन के लिए चार्ट डेटम भी, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, देन विच कंट्री डेवलप द जीपीएस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपको थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए दैट कौन सी कंट्री ने जीपीएस डेवलप किया है, तो यूएसए, इंडिया, रशिया या इटली। तो बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के यूएसए इज द राइट आंसर। 11 का ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा।
वही क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें स्टूडेंट्स, दैट विच इज द कॉमन चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट फॉर स्पेसिफाइंग पोजीशन, स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए समन्वय का सामान्य विकल्प कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द कॉमन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर स्पेसिफाइंग, किसी पोजीशन की स्पेसिफिकेशन, किसी पोजीशन की लोकेशन के लिए कौन से कोऑर्डिनेट जरूरी होते हैं। तो पहला है लैटिट्यूड, डिपार्चर, एलिवेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एलिवेशन, नॉर्थिंग, साउथिंग एंड ईस्टिंग, साउथिंग और उसके साथ एजिमथ्स एंड एलिवेशन। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स दैट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का काम ही ये होता है, तो किसी स्पेसिफिकेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया की, अर्थ सरफेस के ऊपर किसी पर्टिकुलर एरिया की पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, उसके साथ साथ एलिवेशन का। तो बी यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूटीएम ग्रिड लाइन ऑन टोपो मैप्स। तो बोलता है कि टोपो मानचित्रों पर यूटीएम ग्रिड लाइनों के बीच में कितनी दूरी होती है या फिर क्या दूरी होनी चाहिए। तो 100 मीटर होनी चाहिए, 1000 मीटर, 2000 मीटर या फिर 5000 मीटर। तो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स दैट यूटीएम ग्रिड लाइन जो होती है टोपो मैप्स में, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 1000 मीटर का होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 14 की, दैट विच सेगमेंट ऑफ द जीपीएस कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट, जीपीएस के किस खंड में उपग्रह शामिल है भाई, याद रखिएगा। तो कंट्रोल, स्पेस, यूजर या फिर नेविगेशन। तो ऑब्वियस सी बात है जीपीएस जो है ये आपका स्पेस में ही है भाई, ठीक है जी। तो विच सेगमेंट ऑफ जीपीएस कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट, तो यस स्पेस में ही इसके सैटेलाइट जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दैट विच सेगमेंट ऑफ जीपीएस कंसिस्ट ऑफ रिसीवर्स। यहां पे अगर आप 14 की बात करें तो 14 में आपको देखने को मिलेगा विच सेगमेंट ऑफ जीपीएस कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट स्पेस में मिलेंगे। और अगर रिसीवर की बात करें, विच सेगमेंट ऑफ जीपीएस कंसिस्ट ऑफ रिसीवर, तो रिसीवर की बात करें तो यस ये होते हैं भाई यूजर्स के पास, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जीपीएस सेगमेंट जो है रिसीवर जो है वो यूजर के पास जो है आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, डैश टेल्स द रिसीवर एट व्हाट टाइम द सैटेलाइट शुड बी एट व्हाट प्लेस, यानी कि इनमें से क्या बताता है इस रिसीवर को कि किस टाइम पे सैटेलाइट कहां पे है। रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन, दैट रिसीवर को बताता है कि उपग्रह को किस समय किस स्थान पर होना चाहिए। तो इनमें से क्या उसको बताता है, तो आपने याद रखना है इसका हो जाएगा आपका एफिमेरिस। एफिमेरिस जो है ये आपको बताते हैं, ये आपको सिग्नल देते हैं भाई, दे टेल्स द रिसीवर्स एट व्हाट प्लेस द सैटेलाइट शुड बी एट व्हाट प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द स्मॉलेस्ट जीपीएस यूनिट इज वन दैट, यानी कि अगेन ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी यूनिट जो है जीपीएस की कहां मिलेगी, तो यस यू कैन वियर ऑन द रिस्ट। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री का क्या लाभ होता है, तो पहला वेदर डिपेंडेंट होती है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, तीसरा कॉस्टली होता है, या कवर लार्ज एरिया। तो 18 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जीपीएस में जो ये फोटोग्रामेट्री होती है इसका एडवांटेज ये है कि एक बड़ा एरिया, एक लार्ज कवर एरिया जो है, लार्ज एरिया जो है उसको ये कवर करती है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ एनालॉग सिग्नल फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रसंस्करण के लिए एनालॉग सिग्नल के डिजिटल समक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, उसको क्या बोलते हैं भाई। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजिटल इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए जो सिग्नल आएंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो क्या उसको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन बोलेंगे, डाटा प्रोसेसिंग बोलेंगे, डाटा एक्विजिशन बोलेंगे, या फिर इमेज रिकॉग्नाइजेशन बोलेंगे। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, विच इज द डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, द डिजिटल इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल फॉर द प्रोसेसिंग वहां पे भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, दैट हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर 2D पोजीशन दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जैसा कि आपने अभी हमने पहले भी देखा, ये स्टेटमेंट्स में भी बना था क्वेश्चन। तो रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट अगर आपको 2D पोजीशन लेनी है सैटेलाइट से, तो उसके लिए आप लोगों को मिनिमम सैटेलाइट 3 चाहिए होंगे, ठीक है जी, 3। और अगर आपको 3D लेनी है तो 3D के लिए 4 सैटेलाइट्स का होना बहुत जरूरी है।
तो 2D पोजीशन की ये बात कर रहा है, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही दिखाएगा अगर, तो आपको 3 सैटेलाइट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम, और 3D के लिए 4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द सेगमेंट प्रेजेंट इन जीपीएस आर, जीपीएस में जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड कंट्रोल, स्पेस, यूजर इक्विपमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट यस, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जीपीएस के अंदर जो सेगमेंट है पूरा जीपीएस का, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड कंट्रोल भी होता है, स्पेस भी होता है जहां सैटेलाइट होते हैं, यूजर इक्विपमेंट भी होते हैं जहां पे रिसीवर डाटा जो है वो रिसीव करता है, और उसके साथ साथ कंट्रोल भी होता है, ग्राउंड कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, द कंपोनेंट पार्टीशनड इन द जीपीएस आर नोन एज, यानी कि कंपोनेंट जो पार्टीशन होते हैं जीपीएस में उनको क्या बोलते हैं, पार्टीशन, सेगमेंट, पैकेट्स, या फिर फ्रेम्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, द कंपोनेंट पार्टीशनड इन जीपीएस, यानी कि जीपीएस में विभाजित घटकों को क्या बोला जाता है, तो सेगमेंट यहां पे कहा जाता है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, दैट डैश ट्रैक द सैटेलाइट एज दे आर पास्ड ओवर, यानी कि इनमें से कौन है जो ट्रैक करता है कि सैटेलाइट जो है वो गुजरा है, उपग्रहों के गुजरने पर उन्हें ट्रैक कौन करता है। उपग्रह यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहा है, यानी कि सैटेलाइट को उपग्रह भी बोलते हैं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट यहां पे मास्टर कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटर स्टेशन, मास्टर कंट्रोल स्टेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो रिमेंबर दिस पॉइंट फ्रेंड्स कि ये जो उपग्रह होते हैं, ये जो सैटेलाइट होते हैं, इनके गुजरने पर उन्हें ट्रैक करता है यहाँ पे मॉनिटर स्टेशन। तो मॉनिटर स्टेशन जो है, इट ट्रैक द सैटेलाइट्स एज दे पास्ड ओवर। रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द ग्लोबल मॉनिटरिंग स्टेशन इज यूज्ड इन, ये जो ग्लोबल मॉनिटरिंग स्टेशन होता है जीपीएस सिस्टम में, ये किसके लिए यूज होता है, मॉनिटर स्टेशन के लिए, मास्टर कंट्रोल के लिए, या फिर ग्राउंड एंटीनास के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। ग्लोबल मॉनिटरिंग स्टेशन जो है, इट इज यूज्ड इन द मास्टर कंट्रोल स्टेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, मॉनिटर स्टेशन आपकी पोजीशन बताएगा सैटेलाइट की, और जो ग्लोबल मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, दे आर यूज्ड इन द मास्टर कंट्रोल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, दैट हाउ मेनी मेथड यूज्ड बाय द सर्वेयर इन द मेजरमेंट ऑफ द जीपीएस, जीपीएस की मेजरमेंट में, जीपीएस के मापन में सर्वेक्षण के द्वारा कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है, 4, 2, 1, या फिर 3। तो रिमेंबर 25 की अगर हम बात करें तो यहां पे अगेन 3 यहां पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देयर आर 3 मेथड्स यूज्ड बाय द सर्वेयर इन द मेजरमेंट ऑफ द जीपीएस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एलिवेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, 3 मेजरमेंट, 3 मेथड जो है यूज किए जाते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, then static GPS baseline technique makes use of dash receiver of GPS, जो स्टैटिक जीपीएस बेसलाइन तकनीक होती है, जीपीएस के किस रिसीवर का उपयोग करती है, यानी कि कितने रिसीवर का उपयोग करती है, 1, 3, 2, या फिर 4। 26 की अगर हम बात करें तो अगेन 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक जीपीएस बेसलाइन टेक्निक होती है, उसमें 2 रिसीवर्स जो हैं यूज में लाए जाते हैं जीपीएस के लिए। क्वेश्चन नंबर, ये आपके मेथड है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, है ना, जो मेथड होते हैं, 3 मेथड भी बताए। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, दैट अ डिवाइस एल्टीट्यूड कैन बी मेजर्ड यूजिंग डैश सैटेलाइट, यानी कि एक उपकरण की ऊंचाई को डैश उपग्रह का उपयोग करके मापा जा सकता है, 3rd, 2nd, 1st या 4th। तो याद रखना है आपने, 27 की अगर हम बात करें यहाँ पे, then a device altitude can be measured using the 4th satellite। ठीक है, यानी कि अगर आपको 3D चाहिए, समझे मेरी बात, तो अगर आपको 3D चाहिए, ठीक है, डिवाइस का एल्टीट्यूड भी चाहिए आपको, क्योंकि हमने देखा कि अगर आपको 2D स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि लैटिट्यूड और सिर्फ लॉन्गिट्यूड चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 सैटेलाइट चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है जी, एलिवेशन की बात भी करें, तो उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, ए डिवाइस एल्टीट्यूड कैन बी मेजर्ड यूजिंग द 4 सैटेलाइट, यानी कि 4 सैटेलाइट्स जो हैं यूज किए जाएंगे, और उसमें से 4th सैटेलाइट यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, देन जीएनएसएस सिस्टम आर, जीएनएसएस सिस्टम क्या है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 28 की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑल ऑफ द अबव। ग्लोनास भी है, जीपीएस भी है, और गैलीलियो, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये आपके
ग्लोबल नेटवर्किंग सिस्टम है भाई, GNSS सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। द ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड बाय द मॉनिटर स्टेशन आर फेड टू, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन मॉनिटर स्टेशन के द्वारा कलेक्ट की जाती है उसके साथ देखिएगा दैट आर फेड टू, वो किसके लिए भेजी जाती है, या फिर यू कैन से किसको दी जाती है, मॉनिटर स्टेशन, ग्राउंड एंटीनास, मास्टर कंट्रोल सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, मॉनिटर स्टेशन जो है ये मूवमेंट आपको देगा, ठीक है जी, और ये जो डाटा ये यहां से भेजेगा ये जाएगा सीधा मास्टर कंट्रोल सिस्टम के पास। तो मास्टर कंट्रोल सिस्टम को जो है ये ऑब्जर्वेशन दी जाती है मॉनिटर स्टेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, दैट हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर यूज्ड सो दैट द लोकेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड। रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन वही बात कर रहा है, दैट हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर यूज्ड सो दैट द लोकेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड। 4, 5, 6 या फिर 3? तो अगेन यस 3 मिनिमम, मैंने आपको पहले बोला मिनिमम 3 चाहिए, मिनिमम 3 सैटेलाइट्स होने चाहिए भाई आपको, अगर आपको अर्थ पे लोकेशन जो है वो आपकी फाउंड जो है वो करनी है, ठीक है जी। तो 3 जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, तो 3 इज द राइट आंसर एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 13 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द सैटेलाइट्स मींट फॉर जीपीएस ऑर्बिट इन, यानी कि उपग्रह या फिर सैटेलाइट डैश में जीपीएस कक्षाओं के लिए हैं। तो सैटेलाइट्स कहाँ होते हैं भाई जीपीएस के लिए? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में। तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि सैटेलाइट्स जीपीएस के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, दैट द मैथमेटिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द जीपीएस इज, यानी कि जीपीएस में जो शामिल गणितीय सिद्धांत है, यानी कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स क्या है? ग्राफिकल रिसेक्शंस, या फिर ट्राइलेटरेशंस, ट्राइएंगुलेशंस, या फिर एनालिटिकल रिसेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स यानी कि जीपीएस किस पे काम करता है, तो जीपीएस आपका काम करता है ट्राइलेटरेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ द डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल का क्या एडवांटेज है भाई? डिफिकल्ट कंट्रोल, हाई कॉस्ट, या फिर नीडिडिटी इन रिस्पॉन्स टू डिजाइन, या फिर नॉइज इम्यूनिटी। तो यस यहाँ पे अगर आप इन 4 ऑप्शंस को देखें तो यस डिजिटल सिग्नल की बात करें तो ये नॉइज इम्यूनिटी जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी। देन उसके बाद 34 की बात करें, व्हाट इज द प्रैक्टिस फॉर डिटरमाइनिंग द जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोटोग्राफिक इमेजेस? Remember, what is the practice for determining the geometrical properties of object from photographic images? उसको क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्री, पोजीशनिंग, या ओरिएंटेशन। बस यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज किया थोड़ा सा। अगेन दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री जो है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोटोग्राफिक इमेज। फोटोग्राफिक इमेज से अगर उसका कुछ एक ऐसा इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, what is meant by study of something without direct contact? सीधे संपर्क के बिना किसी चीज के अध्ययन से क्या तात्पर्य है? उसको क्या टैकोमेट्री कहेंगे, उसको क्या रिमोट सेंसिंग कहेंगे, उसको क्या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम करेंगे, या फिर रेंजिंग्स कहेंगे? तो रिमेंबर स्टूडेंट्स इट इज रिमोट सेंसिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग इज मीन्ड बाय द स्टडी ऑफ द समथिंग विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उसको क्या बोलेंगे? रिमोट सेंसिंग जो है इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एक्सपोजर स्टेशंस? एक्सपोजर स्टेशन का दूसरा नाम क्या होता है? हॉरिजन पॉइंट, एयर स्टेशन, जेनिथ पॉइंट, या फिर नादिर पॉइंट? तो 36 की अगर हम बात करें तो एक्सपोजर स्टेशन जो है उसका दूसरा नाम होता है भाई एयर स्टेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन, एयर स्टेशन उसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दैट क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, द कंपास सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन इज ऑपरेटेड अंडर डैश गवर्नमेंट, यानी कि कंपास सैटेलाइट सिस्टम जो है नेविगेशन का वो किसका है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज चाइनीज, यानी कि चाइना का जो है ये कंपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, दैट विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस फॉर विजुअली इंपेयर्ड इन इंडिया? तो भारत में दृष्टिबाधित लोगों के लिए जीपीएस का कौन सा अनुप्रयोग है?
रिमेंबर दिस पॉइंट। तो विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस फॉर द विजुअली इंपेयर्ड इन इंडिया, तो उसका दृष्टि है, मरीन गॉस है, जीआईएस है, फिर रामचर्स है। तो दृष्टि इज द राइट आंसर। रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट दृष्टि जो है, भारत में जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनके लिए जीपीएस का जो एप्लीकेशन है उसका नाम है दृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जीपीएस यूज्ड टू अप्रोच प्रिसीजन इन द मिलिट्री एप्लीकेशन इज नोन एज। तो जैसा अभी हमने पहले भी देखा था कि जो 39 की अगर हम बात करें, इससे पहले भी हमने देखा कि जो मॉडिफाइड फॉर्म है, द मॉडिफाइड फॉर्म, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीपीएस इज नथिंग बट इज द सीजीपीएस, माफ कीजिएगा, इट इज द डीजीपीएस। ठीक है जी, डीजीपीएस जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान देना है आपने। तो मॉडिफाइड वर्जन जो है जीपीएस का, इट इज दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो 40 में देखेंगे व्हाट इज मीन बाय जीपीएस। तो जीपीएस क्या है, अगेन थोड़ा सा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जीपीएस इट इज नथिंग बट इट इज द यू कैन से द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है भाई आपका जीपीएस। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, द जीपीएस ऑपरेटेड बाय इंडियंस इज, हमारे द्वारा है, यानी कि हमारा जो जीपीएस है वो कौन सा है, तो इसका नाम है भाई यहाँ पे नाविक। नाविक आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। कंपास चाइना का है, ठीक है जी, और क्लोनास जो है ये आपका देखने को मिलेगा रशिया का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा 42 की अगर हम बात करें तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किस कंट्री का, किस कंट्री के पास अपना क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है भाई, जीपीएस जिसे बोलते हैं, है ना। तो कौन कौन है, किस किस का है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत का नाविक हो जाएगा, रशिया का ग्लोनास है, और चाइना का आपको कंपास देखने को मिलेगा। गैलीलियो की भी बात करिएगा, यूरोप वाले देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द ऑर्बिटल हाइट ऑफ जीपीएस। जीपीएस की ऑर्बिटल हाइट कितनी होती है, तो ध्यान देना है। ऑर्बिटल हाइट जब जीपीएस की बात करेंगे तो 20,180 किलोमीटर के लगभग, यानी कि जो आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उसमें जो है आपको जीपीएस देखने को मिलेगा, और 20,180 किलोमीटर जो है इसकी एक्चुअली में ऑर्बिटल हाइट जो है वो देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, what is the distance between the UTM grid lines on the topo maps, again is the repeated question, लेकिन फिर भी बात करेंगे तो यूटीएम ग्रिड लाइन में जो टोपो मैप्स होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है इट इज द 1000 मीटर। यहाँ पे सी आपको देखने को मिलेगा, वहां भी था, तो 1000 मीटर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। देन यूटीएम ग्रिड लाइन जो होती है टोपो मैप्स में, उनके बीच में क्या होती है भाई, 1000 मीटर की दूरी आपको देखने को मिलेगी। 44 की बात करें, दैट विच सेगमेंट ऑफ जीपीएस कंसिस्ट ऑफ रिसीवर्स, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल स्पेस नेविगेशन या यूजर, अगेन यस यूजर। तो हमने देखा था कि जीपीएस का जो रिसीवर सेगमेंट है वो यूजर के पास होगा, और जो सैटेलाइट सेगमेंट है वो आपका स्पेस में होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, व्हाट इज एन एप्लीकेशन फॉर द जीपीएस फॉर वर्चुअली इंपेयर्ड। वर्चुअली इंपेयर्ड के लिए वैसे कौन सी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, तो यू कैन से रामचर्स, मोबिक, नेविगेशन या फिर जीआईएस। हालांकि हमने देखा था कि दृष्टि भी है, लेकिन एक और आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं मोबिक। मोबिक भी क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस फॉर वर्चुअली, ठीक है जी, इंपेयर्ड जो बंदे होते हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित लोग जो आपको देखने को मिलेंगे। 46 की अगर हम बात करें, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ जीपीएस सर्वे। जीपीएस सर्वे का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है, तो ऑप्शन ए साइट इंडिविजुअलिटी रिक्वायर्ड, देन उसके बाद हाई प्रिसीजन, नाइट ऑपरेशन ओनली, या वेदर डिपेंडेंट। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो हाई प्रिसीजन, तो जीपीएस सर्वे की जो खास बात है वो है हाई प्रिसीजन, एडवांटेज इसका यही है। 47 की बात करें, दैट विच सेगमेंट ऑफ जीपीएस कंसिस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स कहाँ होते हैं भाई, स्पेस में होते हैं। ये क्वेश्चन हमने फिर से कर लिया। 48 की अगर हम बात करें तो 48 में आपको मिलेगा दैट हाउ मेनी मिनिमम सैटेलाइट्स आर ऑपरेशनल इन द कॉन्स्टिलेशन ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस समूह में न्यूनतम कितने उपग्रह क्रियाशील हैं। तो अभी जो जीपीएस है हमारा, है ना, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है यूएसए वाला, उसमें कितने सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 48 की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, दैट इज 24 सैटेलाइट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं 49 की, दैट जीपीएस इज ऑपरेटेड बाय। जीपीएस को ऑपरेट कौन करता है भी, तो ऑपरेट किया जाता है इसको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्सेस के द्वारा। रिमेंबर दिस पॉइंट, यूएसएसएफ जो है, यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स जो है वो जीपीएस को यहाँ पे
ऑपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ड्यूरिंग विच ईयर द प्रोजेक्ट ऑन जीपीएस वाज लॉन्च्ड, यानी कि जीपीएस के ऊपर जो प्रोजेक्ट था वो कब लॉन्च किया गया था। तो हालांकि हमने देखा कि 1970s में हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट ईयर था उसका 1973। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज रिलेटेड टू द जीपीएस। और भी कोई अगर रिमेनिंग होंगे तो वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है हमारा एचपी स्टडीज का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, और उस पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और पीडीएफ में अगर कुछ एक एडिशन में हम लोगों को एमसीक्यूज और देखने को मिलते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इन्हीं एमसीक्यूज में आप देखेंगे दैट कुछ एक क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे ऑन द जीपीएस से रिगार्डिंग। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपने इसको लाइक करना है और उसके साथ साथ आपने शेयर करना है। जाने से पहले अगेन एचपी सब इंस्पेक्टर 2023 का बैच नंबर 4 हमारे पास है। 70% डिस्काउंट के साथ साथ 2700 में मिलेगा। तो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए और कॉल कीजिए इस नंबर पे for further information. और again I want to tell you that हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 10 टेस्ट हैं मात्र 500 रुपए में 499 में आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर आपको 10 टेस्ट और एचपीजीके के अलग से नोट्स चाहिए तो यस इट इज 799। ये अच्छी डील है वैसे। जीके के नोट्स जो है एचपीजीके के नोट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो जीके के नोट्स हो जाएंगे ये हर एक क्लास 3 एग्जाम के लिए हो जाएंगे, ऐसा नहीं है चाहे क्लरिकल का है चाहे जीओ है का, फॉर एवरी एग्जाम जो है ये एचपीजीके के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज आपकी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो अवेल करने के लिए अगेन डाउनलोड द निम्बस करियर ऐप और उसके साथ साथ दिए हुए नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। और अगेन जाने से पहले वी हैव सम इंपॉर्टेंट पेड कोर्सेज जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताए। तो अपने अपने तैयारी के अकॉर्डिंग जो है यू कैन अवेल एंड दीज प्राइजेस आर विद डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट जो है ये प्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले सेशन में इसी तरह की एक नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज या फिर जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा जो हमने सिलेबस देखा था उसमें हमने बात की। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा आपका वो एक्चुअली में रहेगा वी विल विजिट द एचआरटीसी वेबसाइट। उस एचआरटीसी वेबसाइट को हम विजिट करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि क्या कुछ हम लोगों को उसमें जानने को मिलता है, क्या कुछ उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।